Good morning, all of you. Welcome again in the continued part of the objective practice set 6. हमने बेटा लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट जो हमारा 6th था उसमें हमने 20 क्वेश्चन किए थे। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को अब हम प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। हमारे पास देखो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ये इन सभी की सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रा करनी आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंपाउंड्स देखें क्या है। फर्स्ट कंपाउंड इज जैसे C6H5CH3 मींस ये फिनाइल ग्रुप है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, दैट इज द CH3। हमें इन सभी के बारे में क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा एक चीज का ये भी ध्यान रखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए और किसकी तरफ होना चाहिए, टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। मींस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के चांस किसके ऊपर होंगे, उससे कम कौन, उससे कम कौन। मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस कंपाउंड में सबसे ज्यादा चलेगी, फिर उससे थोड़ा कम किस में चलेगी, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से हमें ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही बताना है। फर्स्ट कंपाउंड है, ए ऑप्शन को देख लेते हैं पहले, क्योंकि कंपाउंड तो सभी में लिख रखे हैं ABCD। तो ए ऑप्शन में पहला लिख रखा है C6H5CH3 मींस दैट इज अ टॉल्विन। सेकंड लिख रखा है C6H4, देखो ये हमने लिखा, और C6H4 करके पैरा पोजीशन के ऊपर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है CH3, तो देखो हमने पैरा पोजीशन के ऊपर लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है अगली स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास यही बेंजीन रिंग है, पैरा के ऊपर ही है, लेकिन एक ग्रुप आपका CH3 है और एक कौन सा है बोलो आपका NO2। लास्ट कंपाउंड है आपका ये बेंजीन रिंग और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन के ऊपर हैं, दीज आर दी NO2 ग्रुप। देखो हम सभी जानते हैं कि जो CH3 है ये आपका प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, तो प्लस आर इफेक्ट शो करने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ऑर्थो के ऊपर भी और पैरा के ऊपर भी। दो CH3 ग्रुप हैं तो दो प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप हो गए। बोथ ऑफ देम इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ए लार्जर एक्सटेंट। तो मींस इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के चांस किसमें है, मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, लेकिन उससे ज्यादा अटैक करेगा देखो इस बी कंपाउंड के अंदर, और सी के अंदर टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि NO2 ग्रुप का माइनस आर इफेक्ट है और CH3 ग्रुप का कैसा है, प्लस आर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है थोड़ी डिक्रीज हो गई माइनस आर इफेक्ट NO2 ग्रुप से। जबकि जो डी ऑप्शन डी कंपाउंड है उसके अंदर आप देखिए दोनों ही माइनस आर इफेक्ट ग्रुप हैं, दोनों ही माइनस आर ग्रुप वाले इफेक्ट होने की वजह से both of them decrease the electron density from the benzene ring. तो which benzene ring has the maximum electron density, that is the B compound। तो जो B compound है उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के चांस क्या होंगे, सबसे देखो ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा अटैक करने के चांस। तो जो आपका कंपाउंड है ये देखें, ये सबसे पहले किस में लिखा हुआ दिख रहा है, जिसमें C6H4 और दो CH3 ग्रुप हो, वो नंबर 1 पे होना चाहिए। वो देखिए एक तो बी ऑप्शन है, उसमें देखो नंबर 1 पे दिख रहा है। उसके बाद देखें एक डी ऑप्शन के अंदर भी दिख रहा है बेटा। अब उसके बाद नंबर 2 पे कौन, देखो बी और डी दो ऑप्शन आ गई, हमने ए ऑप्शन को भी कट कर दिया, सी को भी कट कर दिया, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन के अंदर कोई और कंपाउंड शो कर रखे हैं। अब बी और अब उसके बाद नेक्स्ट देखो कौन आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए जिसमें सिर्फ CH3 है, टॉल्विन। तो नंबर 2 पे टॉल्विन देखो बेटा किसमें है, नंबर 2 के ऊपर बी ऑप्शन और डी में कंपेयर करें, देखो डी ऑप्शन में दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे टॉल्विन देखो दिख गया ना यहाँ पे, और बी के अंदर टॉल्विन नहीं है, वहां पे तो NO2 वाला आ गया, तो ये ऑप्शन भी हमारी रॉन्ग हो गई। तो इट मींस जो करेक्ट ऑर्डर है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के चांस किसमें है, जो आपकी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो मीन्स सबसे ज्यादा अटैक करने के चांस होंगे बी कंपाउंड के अंदर। देन देखो ये कंपाउंड ये है, वो ऑप्शन वाले बी डी नहीं बोल रहे हैं हम, यहाँ पे हम ये वाले बोल रहे हैं, ताकि आपको इसमें पजलिंग ना हो बेटा। हम एक काम कर देते हैं, इनको 1 2 3 4 बोल देते हैं। जो कंपाउंड्स की मैंने ABCD लिख दिया, हम पहला जो कंपाउंड उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट कंपाउंड, ये सेकंड कंपाउंड, ये थर्ड कंपाउंड है हमारा, और ये फोर्थ कंपाउंड। तो सबसे ज्यादा किसमें चली रिएक्शन, सेकंड के अंदर। सेकंड इज ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन 3, और 3 इज ग्रेटर देन 4। 4 में सबसे कम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट, क्योंकि उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डिक्रीज हो गई है बेंजीन रिंग के ऊपर से टू ए लार्जर एक्सटेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू माइनस आर इफेक्ट NO2 ग्रुप। वैसे एक सिंपल सी बात बता दें, जैसे अगर आप हमसे पूछें
कि सर आपने ये देखा कैसे, ये हम आपको पहले ही रेजोनेंस वाले टॉपिक में वैसे समझा भी चुके हैं। देखो बेंजीन के ऊपर हमने देखो ये CH3 ग्रुप हमने लगा दिया। देखो तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग से अटैच हो, बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच एटम देखो जो आपको दिख रहा है, अगर इसे सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखे हो तो ये प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप होगा। लोन पेयर है तो और भी अच्छी बात है, तो ये प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप होता है। और बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच एटम है, जैसे NO2 में देखें N, एक ऑक्सीजन आई डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड देखो पूरे हो गए। अब जो एक लोन पेयर और नाइट्रोजन के पास तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर। तो बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन है उससे देखो मल्टीपल बॉन्ड बना रखा है ना, तो इससे इट इज द माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। तो दैट इज द rule to identify any of the group whether it is the plus R effect group or the minus R effect group। तो प्लस आर और माइनस आर की आप इस तरह से आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है, इसमें देखो डिफरेंट कंपाउंड आपके दे रखे हैं, इन सभी के बारे में हमें देखना है। जैसे कार्नेलाइट, कार्नेलाइट का बेटा जो फार्मूला होता है हमारा, दैट इज KCl.Mgcl2.6H2। कैलेमाइन का कोई फार्मूला आपसे पूछे, सो दैट इज द जिंक कार्बोनेट। इल्मेनाइट का कोई आपसे फार्मूला पूछे तो आप क्या लिखेंगे, FeTiO3। चाल्को पायराइट का फार्मूला कोई आपसे पूछे तो CuFeS2। अब आप ध्यान से इनकी मैचिंग कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, देखो कैलेमाइन, तो बी को किससे मैच करेंगे बोलो, 1 से, तो बी के आगे 1 दिखना चाहिए, तो बी के आगे 1 दो ऑप्शन में है देखो, सी और डी में। नेक्स्ट देखो, तो मीन्स ये ऊपर वाली 2 ऑप्शन हमारी गलत हो चुकी हैं। उसके बाद कार्नेलाइट का देखिए, कार्नेलाइट में क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कहाँ पे है बेटा, 3rd ऑप्शन के अंदर है। देखो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, तो देखो इसमें भी ए का 3, ये बी का देखो 1 हो गया। अब हम चलते हैं इल्मेनाइट के ऊपर, इसमें आयरन है, टाइटेनियम है, ध्यान से देखिए बेटा। चाल्कोपायराइट में कॉपर है, आयरन है, सल्फर है। तो कॉपर वाली ऑप्शन कौन सी होगी बेटा, इसमें जल्दी बताओ। 22 का डी इज द राइट ऑप्शन, डी हमारी राइट ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि सी का तो 2 हो जाएगा, टाइटेनियम हो गया देखो, और चाल्कोपायराइट में क्या हो गया, इसकी 4th ऑप्शन हो जाएगी। क्लियर हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट कंपाउंड्स। ये आपके डिफरेंट और हैं, आपने पढ़ा है मेटलर्जी वाली यूनिट, तो उसके अंदर आपने पढ़ा था और इज दैट सब्सटेंस फ्रॉम विच द एलिमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड मोर इकोनॉमिकली, मोर बेनिफिशियली। तो बहुत ही सस्ते तरीके से, कम खर्चे के ऊपर, अगर आप किसी कंपाउंड के अंदर से, किसी सब्सटेंस के अंदर से किसी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उस कंपाउंड को आप और कहते हैं। सो दीज आर दी और, ये क्या है बेटा, और कहलाते हैं। अगर मान लीजिए जिंक को हमें निकालना है, जैसे जिंक कार्बोनेट हो गया, कोई और कंपाउंड भी है दूसरा, उसके अंदर से भी जिंक को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड मिनरल्स। तो मिनरल्स आर दोज कंपाउंड्स which from which we can extract the element, we can extract the element। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर से हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सके, आप उसे मिनरल कहते हैं। लेकिन out of these different minerals, from which mineral we can extract the element economically and beneficially, तो आप उस पर्टिकुलर मिनरल को कहते हैं और, उसे आप क्या कहते हैं, ORE और। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था डिफरेंस मिनरल और के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। मॉर्फिन इज यूज्ड एज एन, मॉर्फिन को आप कैसे यूज करते हैं, मॉर्फिन एनाल्जेसिक, ये आपका एनाल्जेसिक है। तो इसकी जो ऑप्शन होगी 23 की, वो क्या हो जाएगी आपकी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। आपने पढ़ा था ना एनाल्जेसिक 2 टाइप के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द नार्कोटिक एनाल्जेसिक, जो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, और सेकंड आपके नो नार्कोटिक होते हैं, नो नार्कोटिक ड्रग्स, नो नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो जो नार्कोटिक में आते हैं, मोर्फिन, कोडीन, हीरोइन, दिस ऑल कॉल्ड एज द नार्कोटिक, मींस जो पेन रिलीवर्स होते हैं, जिन जो दर्द से छुटकारा दिलाते हैं, अपने एनाल्जेसिक्स कहते हैं। तो पेन रिलीवर ड्रग्स आर कॉल्ड एज द एनाल्जेसिक। दीज आर ऑफ 2 टाइप, नार्कोटिक, दीज आर दी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, इनसे हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है। मोर्फिन, कोडीन आप लेंगे। सेकंड, जैसे आप लेते हैं दूसरी टेबलेट जिससे हैबिट फॉर्मेशन ना हो, जैसे एस्प्रिन लेते हैं, एस्प्रिन इज ए नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, इससे दर्द से भी आराम मिलता है और इससे हैबिट भी फॉर्मेशन नहीं होती। तो नॉन नार्कोटिक का एग्जांपल क्या होगा, जैसे एस्प्रिन, जिसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी आप कहते हैं, जिसके बारे में कहा गया कि इट इज ए वंडर ड्रग, जो कि खाली पेट कभी नहीं लेनी चाहिए, विच वी कैन नेवर बी टेकन इन द एम्प्टी स्टमक, बिकॉज द एस्प्रिन ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस द सैलिसिलिक एसिड विच में कॉज द अल्सर इन द स्टमक। आपने ऐसा पढ़ा है एस्प्रिन के बारे में। तो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑप्शन नंबर सी।
और जैसे और जो ड्रग हैं जैसे एंटी पायरेटिक, पायरा का मतलब हीट, जो यानी बुखार उतारने के काम आए, टू डिक्रीज द बॉडी फीवर, एंटीसेप्टिक, एंटी सीडल जो ड्रग्स होती है, ये डिफरेंट हम आपको पढ़ा रखी है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रॉम द एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बेस्ट डन बाय। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर से एल्यूमिनियम को बेस्ट तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट करना हो तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? द बेस्ट मेथड इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जिससे हमें प्यूरिफाइड फॉर्म के अंदर है हम 100%, ऑलमोस्ट 100% प्यूरिफाइड फॉर्म के अंदर हम क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, हम एल्यूमिनियम को, किसी दूसरे एलिमेंट को भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये भी जरूर ध्यान रखने की बात होती है कि उस सब्सटेंस को मोल्टन फॉर्म में लें या एक्वस फॉर्म के अंदर लें। तो कई बार अगर हम उसको मोल्टन फॉर्म में ना लेके एक्वस फॉर्म में लें तो जिस एलिमेंट को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो एलिमेंट हमें ऑब्टेन नहीं होता, तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उस एलिमेंट को हम मोल्टन फॉर्म के अंदर ही लें। तो आमतौर पर जब भी हम किसी कंपाउंड को लेते हैं तो एक्वस फॉर्म में ना लेके हम उसकी मोल्टेड फॉर्म के अंदर, मेल्टेड फॉर्म के अंदर हम उसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने पढ़ा है KMnO4 तीनों ही मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इन ऑल द थ्री मीडिया दैट इज द बेस्ट इन द एसिडिक मीडिया वेयर इट गेन द 5 इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा था, आपको बताया था कि 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। और जबकि न्यूट्रल मीडिया के अंदर आप देखेंगे इट विल गेन द 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल मीडियम, और बेसिक मीडियम के अंदर इट विल गेन द 1 इलेक्ट्रॉन। और ये भी आपने पढ़ा है कि आपके जो बेसिक मीडिया होता है, जो लास्ट में हमने बताया, देखो इन द बेसिक मीडिया इट विल गेन ओनली द 1 इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ कि जिस कंपाउंड के अंदर ये कन्वर्ट होता है दैट इज द पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है KMnO4, ये पोटेशियम मैंगनेट है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कन्वर्ट होता है यहाँ पे MnO2 के अंदर इन द न्यूट्रल मीडिया, ये न्यूट्रल मीडिया के अंदर KMnO4 get converted into the MnO2 in the neutral media, while in the acidic media it get converted into the MnSO4। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, MnSO4 के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन अगर आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं, एसिडिक मीडिया के अंदर चेंज कितना आ गया, 5 का चेंज हो गया। आप न्यूट्रल मीडिया में के अंदर देखिए +7 +3, देखो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। और अब बेसिक मीडिया में देखेंगे तो आपका सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। सो दैट इज द वे के हाउ कैन वी डिटरमाइन their extent to gain the electron. KMnO4 act as a very good oxidizing agent in all the media, that is the neutral, acidic and the basic. So the D option is correct. So 25 का आंसर क्या हो गया बेटा, D. The region for the double helical structure of the DNA is due to the presence of, देखो आप ये सभी जानते हैं कि आपका जो डीएनए होता है जिसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसमें होता क्या है कि आपके पास डिफरेंट पार्ट होते हैं। वन इज द पेंटोज शुगर पार्ट, देखो जिसे आप पेंटोज शुगर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पेंटोज शुगर, जो ये पेंटोज शुगर पार्ट है। और उसके बाद देखो फास्फोरिक एसिड होता है यहाँ पे, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड, उसके बाद फिर दोबारा से देखो इस टाइप से पेंटोज शुगर, और फिर दोबारा से देखो इसी टाइप से बेटा फास्फोरिक एसिड। देखो दैट इज द बैकबोन चेन ऑफ द डीएनए। डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों की बैकबोन चेन यही होती है, पेंटोज शुगर। अब शुगर कौन सा होता है, जैसे डीएनए है, नाम से पता चला डीएनए, तो दैट इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो पेंटोज शुगर है यहाँ पे, ये कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन जिसके अंदर कम होती है, बस ये आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद क्या है, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड एंड सो ऑन। देखो ये कनेक्ट होते चले जाते हैं, जिस बॉन्ड से ये कनेक्ट होते हैं, जिस बॉन्ड से ये क्या होते हैं आपस में कनेक्ट। अब यही एक चेन इधर भी आएगी, देखो इस दूसरी डायरेक्शन के अंदर, देखो ऐसे यहाँ पे है, देखो ये पेंटोज शुगर, देखो यहाँ पे देखो पी शुगर मैंने लिख दिया। दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलते हैं, एक की डायरेक्शन देखो ये 5' to 3' है, तो दूसरे के अंदर इधर 3' होगा और इधर क्या होगा बेटा 5'। मींस दीज टू चेन आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये हमें ध्यान रखना है। तो इधर क्या होगा, देखो उसी टाइप से मैंने बताया, देखो ये फास्फोरिक एसिड, और उसके बाद इधर कौन था ये, दैट इज द पेंटोज शुगर एंड सो ऑन। इसी टाइप से देखो बेटा ये रिपीट होता चला जाएगा ये पोर्शन। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो ये पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर मैंने बताया, इसके इंटरनल पार्ट के ऊपर यहाँ पे अटैच होते हैं नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन बेस। क्लियर हो गया, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है जो फास्फोरिक एसिड और इसके बीच, दैट इज कॉल्ड एज अ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड। बेटा ये ध्यान रखना,
पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट, नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसे आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, दोनों ही डायरेक्शन में, इधर भी ये ग्लाइकोसिडिक ही बॉन्ड है, दैट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दीज आर दी टू चेन। देखो ये एक वन चेन हो गई, ऐसे दूसरी चेन है एंड दीज टू चेन आर रनिंग एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया ये नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस के थ्रू ये कनेक्टेड है। कहीं पे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए होते हैं, कहीं पे आप देखेंगे देयर आर दी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनकी डिटेल हम पूरी आपको पहले पढ़ा चुके होते हैं। दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड थ्रू विच दीज 2 एंटी पैरेलल चेन्स आर कनेक्टेड कंबाइंड विद ईच अदर। तो यही ऊपर क्वेश्चन था, द रीजन फॉर द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, 2 चेन कैसे आपस में जुड़ पाई। जो 2 चेन आपस में जुड़ी हैं दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस वजह से जुड़ी हैं? सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द बेटा करेक्ट ऑप्शन है। तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे तो इसके अंदर आप बड़े ध्यान से देखें, जब भी ये कंप्लीट रिएक्शन आपकी चलती है तो इसके दौरान तो बेटा आप इसमें ये देखें, देखो साफ साफ बता रखा है जो फाइनल प्रोडक्ट है। देखो ये जो बी था आपका, ये कोई एस्टर है, बी इज एन एस्टर, बी कोई क्या है आपका एस्टर है। तो एस्टर की जब हाइड्रोलाइसिस की, जब हमें ये 2 फाइनल प्रोडक्ट बने हैं, रिवर्स रिएक्शन कर दें, मींस एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा अल्कोहल है। देखो वन इज द सीएच ग्रुप, अदर वन इज द ओएच। दोनों के बीच रिएक्शन चली, मींस यहां से देखो ओएच लॉस हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड से, यहां से आपका एच हो गया, जो कि हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं, रिवर्स कर देते हैं हम रिएक्शन। तो जो भी हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बने, रिवर्स रिएक्शन करके हम बी का पता लगा लेंगे। तो बी हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या है? तो बी के अंदर से देखो हमने ये लिखा, देखो CH3, ये CH, इधर देखो ये CH3 हमने लिख दिया। उसके बाद आगे क्या होगा? C डबल बॉन्ड हो, देखो यहां से, और यहाँ पे देखो दैट इज द न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड। और ये O के आगे कौन होगा? दैट इज द CH2, ये अल्कोहलिक पार्ट वाला ये CH, और यहाँ पे कौन अटैच है? दैट इज द CH3 और दैट इज द CH3। देखो 2 चीजें हमारे पास यहाँ पे आ गई, क्लियर हो गया। सो दैट इज द ईस्टर जिसकी हाइड्रोलाइसिस की थी, दैट इज द कंपाउंड नंबर B। ये कंपाउंड हमारा B आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? तो बेटा आप ध्यान से देखिए, जो हमने ये बी बनाया, पहले इस बी को आप सर्च आउट करें नीचे ऑप्शन के अंदर, तो आप ये देख पाएंगे कि जो बी है, देखो CH3CH, देखो ये रहा CH3CH COO, उसके बाद देखो CH2। तो मींस सिर्फ ए ऑप्शन के अंदर ये दे रखा है, ए ऑप्शन के अंदर देखो दैट इज द बी, देखो ये रहा बी, ठीक है ना। और आपके और ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या करना होता है, जो बी ऑप्शन है इसके अंदर से देखो ये पार्ट, देखो ये पार्ट यहाँ से ये एल्डिहाइड ग्रुप हमें मिलेगा, और यहाँ से ये जो पार्ट है देखो इधर से ये पार्ट बन गया ना बेटा, यहाँ से एल्डिहाइड, देखो CH3 CH CHO CH3 और CH, देखो ये रहा CH और आगे ये CHO, देखो ये CHO बन जाएगा। ऐसे ही देखो ये जो पोर्शन है, देखो ये इतना पोर्शन ये CHO के अंदर आएगा। तो मीन्स 2 मोल्स होंगे इसके, देखो 2 moles of that particular aldehyde react with each other, means undergo the Tischenko reaction in the presence of the aluminum tertiary butoxide to give that ester B। तो एस्टर बी हमें मिलता है, तो ये 2 मोल होंगे आपके रिएक्टेंट के। तो मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आपकी बेटा क्या होगी? करेक्ट। पता चल गया आपको? तो मीन्स सिंपल, जब आपके फाइनल प्रोडक्ट है उससे सिर्फ आपने जब बी एस्टर का पता लगाया, उसी को जब ऑप्शन में आपने चेक किया, तो वहीं से आपका आंसर आपके सामने आ जाता है। और उसके बाद आप फर्दर जो रिएक्टेंट के जो 2 मोल यूज होने होते हैं आपके टिचेंको रिएक्शन के दौरान, तो आप इस टाइप से उसका पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा, रिडक्शन ऑफ द ग्लूकोज विद द सोडियम बोरोहाइड्राइड विल गिव। अगर आप ग्लूकोज की रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो आपको सीधा ही पता है, इसे सोर्बिटोल भी कहते हैं ग्लूकोज, तो उससे जो एल्कोहल मिलेगा तो सोर्बिटोल, तो हमें सोर्बिटोल मिलेगा। रिडक्शन जब आप ग्लूकोज की करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज कॉल्ड एज द सोर्बिटोल। जो CHO ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH के अंदर। देखो आपने ऐसे पढ़ा है ना, ग्लूकोज के अंदर होता है, देखो ये C डबल बॉन्ड O और ये देखो H, और फर्दर देखो आपके 6 कार्बन होते हैं, देखो ऐसे 4, ये 5 और देखो 6, बस एक ही कार्बन होता है, ये 1 2, और थर्ड कार्बन के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि इसमें OH आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और तो सभी के ऊपर OH आपका कौन सी साइड में था? आपने याद किया था, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड। और बची हुई वैलेंसी आप किससे पूरी कर देते हैं? दैट इज बाई H। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बन गई।
जब आप इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड आप डालते हैं तो देखो ये जो पोर्शन है यहाँ पे रिडक्शन हुई, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, तो CH2OH के अंदर देखो ये कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, CH2OH। देखो इस टाइप से, तो दैट इज द कार्बन एटम नंबर 1। तो नीचे वाली स्ट्रक्चर आप एज सच देखो ड्रा कर ही लेंगे। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 28 का आंसर क्या है बेटा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन विच देयर इज एन आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। बेटा ध्यान से देखें, सोचें और बताएं कि वो कौन होगा जिसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसके अंदर आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी। बताएं बेटा, शाबाश जल्दी से चेक करें। अब देखो बेटा, जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन के अंदर जब आप देखेंगे तो आपने क्या देखा यहाँ पे, जिंक। जिंक को आपने एक्स माना, तो एक्स NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है, +0 इज इक्वल टू +2 है। तो आपने क्या लिखा बेटा, x इज इक्वल टू +2, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो न्यूट्रल एटम बेटा कौन है इसमें, जिंक, एटॉमिक नंबर 30। वैलेंस कॉन्जुगेशन बेटा क्या है इसमें, 3d10 और 4s2 +2, क्योंकि चार्ज है तो कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगी, दैट इज द 3d10 4s0। ठीक हो गया। और इसमें आगे कौन वैकेंट है, 4p0 4d0, दीज आर दी वैकेंट, 4p0 4d0 मींस डी आपका फुलफिल्ड है, डी इज फुलफिल्ड बेटा। डी आपका देखो ध्यान से देखें, इट इज फुलफिल्ड, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। ठीक हो गया। तो इसलिए जो 6 लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डोनेट करेंगे, दे विल डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द आउटर डी। देखो ये एस, ये पी और ये बाहर वाला डी है बेटा, 4d वाला डी है। देखो यहाँ पे एक, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कौन हो गया, एक एस हो गया, 3p हो गए और 2d हो गए। तो मींस आउटर डी यूज हुआ है, यही हमारा क्वेश्चन था। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसमें बनेगा, किसमें, इनर 3d यूज होगा या 4d। तो कौन यूज हुआ, आउटर डी यूज हुए। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किए बेटा, ये अमोनिया ने किए हैं, ये आप ध्यान रखना। ये NH3 है, 6 अमोनिया आए और उन्होंने ऐसा काम किया, 6 अमोनिया ने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा बनाए हैं। देखो ये 1, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। नेक्स्ट में आप करके देख लें, जैसे मान लीजिए बी ऑप्शन को अगर हम इसी टाइप से देखो चेक करें बेटा, कोबाल्ट, तो देखो उसी टाइप से x +0 इज इक्वल टू +3 है, तो क्या आ गया बेटा, x इज इक्वल टू +3। कोबाल्ट 27 है एटॉमिक नंबर, तो कॉन्जुगेशन क्या होती है, वैलेंशियल कॉन्जुगेशन 3d7 और 4s2। अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर आप लॉस करवाएंगे तो क्या होगा, 3d6 4s0। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अमोनिया, तो पेड अप कर देगा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखो डी के अंदर जो देखो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 और देखो 6, 4p0 है, 4d0 है, तो 4s और ये देखो बेटा 4p। अब जो क्योंकि जो अमोनिया है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या होंगे, जो 3d है, देखो ये 3d के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे गेट पेड अप, बिकॉज देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू गेट पेड अप, बट दे गेट पेड अप ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एंड अमोनिया कम इन द कैटेगरी ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। 6 इलेक्ट्रॉन पेड अप हो गए, देखो 2 ऑर्बिटल खाली हो गए 3d के। तो इसलिए आप ध्यान से देखें, ये आपका 3d है, ये 4s है, देखो ये 4p है। तो जो अमोनिया है वो कहाँ पे डोनेट किया, देखो इनर डी के अंदर है, तो इनर कॉम्प्लेक्स बना है आपका, देखो D2, ये S और P3, D2sp3 is the hybridization, means inner orbital complex will be formed in case of the CONS3 6 और ऊपर +3 चार्ज है। ऐसे आप सभी के अंदर चेकआउट कर सकते हैं, सभी के अंदर आप देख पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पेड अप हो जाएंगे। इनर डी जो है 3d ऑर्बिटल जो है वो आपके वैकेंट मिलेंगे, चाहे आप सी ऑप्शन में देखें चाहे डी में। तो सिर्फ और सिर्फ वो कौन है जिसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आप सी और डी का क्रॉस चेक करके देखें, जैसे मैंने बी का करके आपको दिखाया। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होगा, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तो 23 एटॉमिक नंबर है वेनेडियम का, तो आप इस टाइप से बेटा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इज स्टेट इज शोन बाय इन द होल पीरियोडिक टेबल, दैट इज द ऑस्मियम। डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, ऑस्मियम है इसका आंसर। तो ऑस्मियम शोज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन द होल पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द करेक्ट नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स दे रखा बेटा, इसका हमें करेक्ट नेम बताना है, इसका एग्जैक्ट नेम। तो IUPAC नेमिंग जो आपने सीखी उसके बेसिस के ऊपर आपको करेक्ट नेम देखो लेना आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए इसमें बातें क्या क्या ध्यान रखनी है। बात बेटा ये ध्यान रखनी है कि एक तो देखो EN जो है ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तो यहाँ पे 2 है तो इनके साथ बिस लगा हुआ दिखना चाहिए। तो अब ये देख ले किस में बिस लगा हुआ, इथाइलिन डायमीन के साथ। देखो एक तो डी ऑप्शन में देखे बिस है, और देखो इथाइलिन डायमीन के साथ देखो डाई है, सो दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन। देखो इथाइल डाईएमीन, देखो ये डाई, ये भी रॉन्ग। डाई इथाइलिन डाइमीन, ये भी रॉन्ग।
तो मीन्स ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गई। एक छोटी सी चीज देखने से, तो बेटा जो बेसिक आईपैक रूलिंग के जो हैं उनको अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रख लेते हैं तो आपको मान लीजिए नाम लिखना नहीं भी आता, नहीं भी पता, तो भी आप ठीक कर सकते हैं। अब आप इसका नाम भी चेकआउट कर सकते हैं। देखो एक Cl है तो क्लोरो आ गया, देखो क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आएगा। यहाँ पे जो हम वर्ड लगाते हैं ना बेटा बिस ट्रीस, इनको हम काउंट नहीं करते ड्यूरिंग डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेम ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स। तो जितने लिगेंड्स के नाम है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो डाई ट्राई या बिस आप लगाते हैं उनको आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्लोरो पहले आ गया, उसके बाद इथाइलिन डायमीन, देखो स्मॉल ब्रैकेट में लिखना था बिस क्योंकि 2 है। उसके बाद देखो नाइट्रीटो हमने लिख दिया, ONO को नाइट्रीटो है। उसके बाद देखो कोबाल्ट लिख दिया। अब ये 3 लिखा, 3 क्यों लिखा? 3 इसलिए लिखा क्योंकि इनकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली कोबाल्ट को एक्स मान के। कोबाल्ट को क्या माना बेटा आपने? एक्स। तो एक्स मान के आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। देखो कोबाल्ट का देखो ऐसे एक्स करके, और ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इथाइलिडाइमिन 0, CN का -1, ONO ये -1 इज इक्वल टू +1। तो एक्स इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया? दैट इज +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की लिखते हैं तो इन कैसे लिखते हैं? इन स्मॉल ब्रैकेट रोमन लेटर्स में लिखते हैं। दूसरी बात, क्योंकि प्लस चार्ज देखो ऊपर है ना प्लस चार्ज, तो लास्ट में आयन लिखना जरूरी था। फर्स्ट ऑप्शन में देखे कहीं आयन नहीं था, सेकंड में कोई आयन नहीं था, थर्ड में कोई आयन नहीं था। तो आप सिर्फ इस आयन वर्ड को देखते हुए भी आप एकदम से टिक कर सकते थे। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज डी। यानी कई चीजें होती हैं जब आप देखते हैं किसी गिवन कंपाउंड की तरफ, तो देखते ही आपको ऑप्शन करेक्ट दिख जाती है, आपको नाम लिखने की जैसे जरूरत भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। The oxygen carrying pigment oxyhemocyanin containing 2 copper ion is diamagnetic because वो diamagnetic होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? तो उसकी रीजनिंग हमें बतानी है। बताओ बेटा शाबाश, ध्यान से पढ़े ऑप्शन। बताओ बेटा शाबाश जल्दी से। देखो एक ऑप्शन आपके यहाँ पे ऑप्शन के अंदर ध्यान से देखिए, एक वर्ड लिख रखा है दैट इज द डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। तो आप ध्यान से देखिए, जो कॉपर है जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखें तो 3d10 4s1 है। तो 2 कॉपर आयन इन डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक मींस फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, द 2 कॉपर आयन इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दें तो आपके क्या बन जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो 3d10। 3d10 मींस फुलफिल्ड, मींस ये डायमैग्नेटिक हो गया। सेकंड ऑप्शन में एक +1 एक +2 लिख दिया तो रॉन्ग हो गया। There are strong anti-ferromagnetic interaction between the 2 copper ions. There are the ferromagnetic interaction between the 2 copper ions. Means आपकी A option will be the correct. A option बेटा क्या हो जाएगी आपकी? Correct. Second, next question है, which of the following test you would perform to identify the functional group present in the salicylic acid? देखो salicylic acid की structure आप जानते हैं। देखो ये one is the OH group, other one is the CH group. So that is the salicylic acid. तो सैलिसिलिक एसिड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है आपके, वन इज द फिनोलिक ग्रुप, अदर वन इज द COH ग्रुप। सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज 2 ग्रुप द राइट ऑप्शन इज ए। क्योंकि FeCl3 से तो हम पता लगाते हैं फिनोलिक OH का, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते ही ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आते हैं ड्यू टू द रिलेशन ऑफ द CO2 गैस। और यहाँ पे FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 जब आप डालते हैं तो न्यूट्रल FeCl3 लाइट येलो कलर का होता है, देयर कलर गेट चेंज, और आमतौर पे वायलेट भी हो जाता है या कोई और कलर भी हो जाता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट थे, किसके लिए? ये थे आपके इन 2 ग्रुप के लिए। तो FeCl3 टेस्ट फॉर द फिनोलिक OH एंड द सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट फॉर द COOH ग्रुप। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? ये तो आपने पढ़ाई है कि एसिड वो सब्सटेंस होता है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम CH3C डबल बॉन्ड OH, देखो इसकी स्ट्रक्चर बना दें कि द सब्सटेंस व्हिच कैन लॉस द H एटम एज H पॉजिटिव आयन। देखो इसने H एटम एज H पॉजिटिव आयन देखो लॉस भी कर दिया, ऑप्शन ए को हम देख रहे हैं। तो ये जो स्पीसी बनी हमें ये देखना है इसका स्टेबलाइजेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी, जो कार्बोक्सिलेट एनायन बना, ये किसके अंदर ज्यादा स्टेबल होगा? कार्बोक्सिलेट एनायन, ये ऑप्शन ए में ज्यादा स्टेबल होगा। या यहाँ पे तो देखो क्या लगा बेटा, +I इफेक्ट वाला CH3 ग्रुप है, ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? जल्दी बताएं। नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल मींस जो O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, देखो ये नेगेटिव चार्ज ये दूसरे एटम की तरफ चला जाए। दूसरे एटम की तरफ तब जाएगा जब आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन के अंदर O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसके डिस्पर्सल को ये रोक रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है CH3 ग्रुप, +I इफेक्ट वाला जो CH3 ग्रुप है। अगर हम बी ऑप्शन को बेटा इसी टाइप से देखें
तो इसमें ध्यान से देखें, इसमें क्या है आपका, ये CH2 और नेक्स्ट है इसी टाइप से देखो CH2, और यहाँ पे बेटा देखो Cl लगा हुआ है, और आगे कौन है उसी टाइप से देखो COOH। हम पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं, फिर C ऑप्शन की बना देते हैं। देखो CH2, यहाँ पे Cl, उसके बाद COOH, फिर D ऑप्शन के लिए बनाते हैं स्ट्रक्चर, CH3CH2, देखो C डबल बॉन्ड OOH। अब ध्यान से देखें वो कौन कौन से कंपाउंड है जिसके अंदर हमें देखना है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो जो H पॉजिटिव आयन तो देखो बेटा सभी के अंदर से लॉस हो जाएगा, लेकिन H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा सभी में, उसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसका डिस्पर्सल किस में सबसे ज्यादा होगा, तो जिसके अंदर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, देखो यहाँ पे लगा हुआ है माइनस आई इफेक्ट वाला, देखो Cl है ये नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को बढ़ाएगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से नेक्स्ट ही कार्बन पे है, इसमें भी है Cl, लेकिन ये थोड़ा डिस्टेंस फैक्टर के ऊपर थोड़ा दूर है, इसका प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कम होगा, इसका देखो ज्यादा होगा, देखो मैंने ज्यादा एरो दिखा दिए। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि सी के अंदर आपके नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल क्या हो जाएगा बेटा सबसे ज्यादा। तो आफ्टर द लॉस ऑफ द H atom as the H positive ion, the carboxylate ion thus anion gets stabilized due to the dispersal of the negative charge by minus I effect of the Cl on the basis of the distance factor। distance factor के ऊपर हमने C को करेक्ट बताया। A और D ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे तो कोई माइनस आई इफेक्ट वाला Cl ग्रुप है ही नहीं, B और C में है, लेकिन C के अंदर नजदीक है डिस्टेंस फैक्टर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है उसके नजदीक है देखो Cl ये, और इसमें देखेंगे तो देखो और दूर है डिस्टेंस फैक्टर के बेसिस के ऊपर। तो जितना नजदीक होगा माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप उतना ही ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल करेगा। सो सी इज द राइट ऑप्शन। नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, किसका थर्मल डिकम्पोजिशन करें और हमें नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। देखो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, देखो ये NH4NO2 लिया, इधर बेटा देखो ये था NH4NO3 बी ऑप्शन के अंदर। अगर आप देखें जब आप इन दोनों को हीट करते हैं, ये हमने पढ़ा था प्रिपरेशन के दौरान, तो देखो यहाँ पे एक एन सेकंड एन, देखो ये N2 हो गया, प्लस देखो H4O2 है, H4O2 का मतलब देखो H4, देखो यहाँ पे 2 लिख दिया तो H4 हो गए O2, तो नाइट्रोजन गैस बेटा यहाँ पे इवॉल्व होती है। यहाँ पे NH4NO3 एक ऑक्सीजन ज्यादा आ गई, तो एक ऑक्सीजन ज्यादा बेटा यहाँ पे आ जाएगी N2 और एक O, क्योंकि इधर वही H4O2 चाहिए, मीन्स 2H2O, मीन्स यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आप लाफिंग गैस कहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा लाफिंग गैस के दौरान ये गैस आपकी क्या होती है बेटा, प्रोड्यूस होती है, लाफिंग गैस प्रोड्यूस होती है। अमोनियम नाइट्रेट हम ले, अमोनियम नाइट्राइट ले NH4NO2, तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन था नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कब होगी, तो दैट इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ए के अंदर आपने देखा नाइट्रोजन गैस, बी में आपने देखा अमोनियम नाइट्रेट के अंदर लाफिंग गैस प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर, इनमें से कौन इंडिकेटर का काम नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर तो आपने ये देखा है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने टाइट्रेशन भी कर रखी है, डिफरेंट रिडॉक्स टाइट्रेशन भी की थी, उसमें आपने देखा था आपको इंडिकेटर यूज करना पड़ता है पोटेशियम डाइक्रोमेट की जब आप टाइट्रेशन करते हैं, चाहे आपने ऑक्जेलिक एसिड के साथ की हो चाहे मोर साल्ट के साथ की हो, हमेशा ही आप एन फिनाइल एंथ्रेनिलिक एसिड आप यूज कर लेते हैं इंडिकेटर। लेकिन KMnO4 की टाइट्रेशन के दौरान KMnO4 एक्ट एज द सेल्फ इंडिकेटर आपने देखा है, और फेनोल्फथलीन तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में आप यूज करते हैं। मिथाइल ऑरेंज आपने देखा होगा, जब जो वाटर है उसकी हार्डनेस को जब हम डिटरमाइन करने के लिए जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो उसके दौरान मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी आप यूज करते हैं। तो फेनोल्फथलीन इज एन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इज इंडिकेटर, potassium permanganate also act as an indicator, it also act as a self indicator during the reaction। there is only option D जो इंडिकेटर का काम नहीं करता है, तो इसलिए हमारी राइट ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगी, विच कैन नॉट बी एक्ट एज द इंडिकेटर, दैट इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7 ये आपके इंडिकेटर का काम नहीं करता है। क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट स्टेबल कंजुगेट एसिड, इनमें से सबसे स्टेबल कंजुगेट एसिड किसका होगा। तो आपने पढ़ा है ब्रोस्टेड एसिड बेस के दौरान कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर कैसे बनते हैं, तो कंजुगेट एसिड कैसे बनता है, कंजुगेट बेस कैसे बनता है, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते बेटा जल्दी से जवाब दो बेटा, शाबाश जल्दी से देखो जल्दी से जवाब दें, बताओ बेटा शाबाश। देखो बड़ी बेसिक सी चीज थी इसमें
कंजुगेट एसिड हमें बनाना है। कैसे बनेगा? ये जितने भी हैं कंपाउंड, इन सभी में आप देखें नाइट्रोजन के ऊपर बेटा क्या है? लोन पेयर। देखो लोन पेयर है सभी ऑप्शन में, देखें। ये तो फर्स्ट थिंग आ गई। दूसरी बात आप ये देखें कि जो पहले वाला एमीन है दैट इज अ सेकेंडरी एमीन, ये टर्शरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन, और ये आपका बेटा प्राइमरी एमीन है। तो जब ये नाइट्रोजन, देखो सी ऑप्शन में देखें, इसके पास सबसे ज्यादा एच है, तो सबसे अच्छा कौन होगा आपका? सबसे अच्छा बेस कौन होगा? दूसरे शब्दों में कहें, सबसे अच्छा बेस वो होता है जो H पॉजिटिव आयन को गेन करे, और H पॉजिटिव आयन को लेने के बाद अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड साइंटिस्ट एंड गेट स्टेबलाइज्ड इन द एक्वा सॉल्यूशन। तो आप ध्यान से देखें, C6H5NH3 पॉजिटिव बनेगा बेटा। यहाँ पे काउंटर आयन मान लीजिए आपका Cl है, तो Cl नेगेटिव आयन चलता रहेगा। 3 H है यहाँ पे, तो 3H होने की वजह से, देखो ध्यान से देखना बेटा, 3H है यहाँ पे, देखो 1H, सेकेंड H, 3H, तो दे विल फॉर्म द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गेट स्टेबलाइज्ड टू द लार्जर एक्सटेंट। देखो मैंने रिवर्स करके लिखा वाटर को, H2O को, क्योंकि स्लाइड देखो नेगेटिव चार्ज ऐसे, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे क्योंकि 3H है बेटा, देखो यहाँ पे। तो जो एनिलीन है एक ऐसा कंपाउंड है जो कि प्राइमरी एमीन है, H पॉजिटिव आयन को लेने के बाद जो आपका कंजुगेट एसिड बना, देखो दैट इज कॉल्ड एज द कंजुगेट एसिड। The species which is formed after accepting H positive ion, that is the conjugate acid। ये conjugate acid बन गया। तो क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कंजुगेट एसिड। तो ये जो कंजुगेट एसिड है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा H बॉन्डिंग होगी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा H है, क्योंकि प्राइमरी एमीन से बना है। किससे बना है? ये प्राइमरी एमीन से। क्लियर हो गया इतना? सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 37। तो अब आंसर क्या हुआ बेटा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज द मैक्सिमम कोऑर्डिनेटिंग पावर। किसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग पावर सबसे ज्यादा है? बेटा नाम से ही पता चल रहा है, देखो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, जो हेक्साडेंटेट आयन होता है बेटा, ये दैट इज द हेक्साडेंटेट आयन। हेक्साडेंटेट आयन, ये आपका हेक्साडेंटेट आयन है। आपने पढ़ा है ये वाटर हार्डनेस को डिटरमाइन करने के दौरान EDTA टाइट्रेशन आप यूज करते हैं, EDTA मेथड आप यूज करते हैं। इथाइलिन डायमीन, इसमें 2 ही हैं आपके, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम हो गया, ये pyridine हो गया। तो मीन सबसे ज्यादा जो कोऑर्डिनेटिंग साइट है वो किसके अंदर है? EDTA के अंदर। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 38. Question number 39. In the Cannizzaro reaction, the intermediate that will be the best hydride donor is, सबसे बेस्ट हाइड्राइड डोनर इनमें से कौन होगा? बताएं बेटा शाबाश जल्दी से। बताओ बेटा शाबाश जल्दी से। देखो देखने में आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये दिख रहा होगा, जो मुझे भी दिख रहा है ऐसे, कि आप ये कहेंगे सर हाइड्राइड आयन तो तभी निकल सकता है, देखो ये H नेगेटिव, देखो ऐसे H दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जो यहां से निकल जाए, ये तब निकलेगा जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो। यहाँ पे कैसा ग्रुप होना चाहिए? बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ताकि वो इलेक्ट्रॉन दे दे तभी तो H नेगेटिव लेके जाएगा। लेकिन जो ये स्पीसी बनी है, देखो ये जो स्पीसी अभी बनी है, ये कहां से बनी? ये सबसे पहले आपको पता है कि एल्डिहाइड के अंदर ये कैनिजेरो रिएक्शन चलती है। फॉर एग्जांपल जैसे बेंजिल्डिहाइड की, देखो हमने ये स्ट्रक्चर बनाई, देखो ऐसे, देखो ऐसे। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे ग्रुप कौन सा है। देखो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, NO2 ग्रुप है, तो ये माइनस आर इफेक्ट से क्या करेगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके ऊपर अटैक फैसिलिटेट कर देता है। जो स्टेप पहले चलेगी, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर होना होता है, तो ये स्टेप पहुंचेगी कब? ये इंटरमीडिएट बनेगा कब? इजीली कब बनेगा? ये बनेगा तभी तो इसके अंदर से हाइड्राइड आयन का शिफ्ट होगा। तो मीन्स पहले इसका बनना जरूरी है। तो बनेगा कब? जब माइनस आर इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ हो। तो इसीलिए हमारा जो रीजन है उसी बेसिस के ऊपर 39 का ऑप्शन क्या आएगा? डी। अगर हम इसका बेसिक ना देखें, इसका पहले वाली स्टेप को ध्यान में अगर हम ना रखें कि बना कहां से था ये, और सिर्फ इसी को देखें, तो हमारे दिमाग में बात ये आती है कि जो प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है जैसे OCH3 है, ये क्या करेगा? हाइड्राइड आयन की शिफ्ट को इंक्रीज कर देगा। तो अगर डायरेक्ट इसी को देखें तो आपका आंसर क्या आता है? सी विल बी द राइट ऑप्शन। लेकिन ये बना कहां से? क्योंकि हमें मैकेनिज्म का पता होना जरूरी है। तो इसी बेसिस के ऊपर इसका राइट आंसर बेटा क्या बनेगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर दे रखी है, कोई ईस्टर है, हैज अ कायरल कार्बोनेटम, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस गिव्स एन एसिड सॉल्ट एंड अल्कोहल, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट।
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एल्कोहल, जो एल्कोहल बनेगा उसके बारे में आप स्टेटमेंट बताएं। बताओ बेटा शाबाश, जल्दी से पढ़े ऑप्शंस। अब देखो बेटा ध्यान से, जब भी आपकी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस चलेगी तो उसके दौरान देखो ये हाइड्रोलाइसिस हुई, यहाँ से यहाँ पे H पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आएगा आपका OH नेगेटिव, तो ये पार्ट आपका एल्कोहल वाला पार्ट बनेगा। देखो ये पार्ट, और इसके अंदर एक कायरल कार्नेटम है, ये सच ही रहेगा क्योंकि इसके ऊपर 4 ग्रुप हैं। देखो ये H, एक CH3, एक C2H5 और एक इधर OH जनरेट हो जाएगा। तो कायरल कार्नेटम रिमेन कायरल कार्नेटम। तो ये जो ऑप्शन सी है ये तो वैसे ही गलत होगी कि प्रोडक्ट एल्कोहल लूजेस कायरलिटी, वो कायरलिटी लॉस्ट नहीं करेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सी ऑप्शन इज आपकी क्या हो गई, ये तो रॉन्ग है, तो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट देखें, ए ऑप्शन को देखो, द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द कायरल कार्नेटम इज रिटेन्ड, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसकी बिल्कुल मेंटेन रहेगी, जो ग्रुप जहां पे था वो एज सच है, कॉन्फ़िगरेशन आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो द क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द फॉर्मूला यूनिट्स, the unit cell of MgO salt, zinc sulfide and PTFCC arrangement respectively। तो हमें इनके बारे में बताना है कि इनकी फॉर्मूला यूनिट कितनी कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 41 बेटा जल्दी से बताओ। वैसे तो देखो क्लियर कट इसमें दिख ही रहा है, तो जो नंबर ऑफ द फॉर्मूला यूनिट होंगी इन सभी के अंदर, MgO रॉक सॉल्ट है, जिंक सल्फाइड, प्लेटिनम FCC रिस्पेक्टिवली, इन सभी के अंदर आप ध्यान भी रखते हैं तो इसका आंसर सी आंसर बेटा इसका। सभी के अंदर जो फॉर्मूला यूनिट होंगी दैट इज द 4 4 एंड द 4। क्वेश्चन नंबर 42, द रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर द बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर्स। आपने पढ़ा होगा बेटा अल्फा ब्रोमो एस्टर लेते थे हम, अल्फा ब्रोमो एस्टर, अल्फा ब्रोमो एस्टर्स लेके जब आपकी रिएक्शन चलती थी और हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलते थे, सो दैट इज द रिफॉर्मेट्सकाई रिएक्शन, जिसकी कंप्लीट मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में बेटा आपको पूरी समझा रखी है, आप कंप्लीट मैकेनिज्म वहां से देख सकते हैं। सो दैट इज द रिफॉर्मेट्सकाई रिएक्शन। तो रिएक्टेंट कौन होता था वहां पे, अल्फा ब्रोमो एस्टर, जो कन्वर्ट किस में होता था, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर के अंदर। पहली स्टेप के अंदर हम जिंक डालते थे, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनोजिक कंपाउंड बन जाता था, और उसके बाद फर्दर आप एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं, फॉलोड बाय लास्ट स्टेप आपका प्रोडक्ट यही बन जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर्स। नेक्स्ट, लेड पॉइजनिंग इन द बॉडी कैन बी रिमूव्ड बाय, लेड की पॉइजनिंग हो गई है बॉडी के अंदर, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो लेड की पॉइजनिंग को बेटा जब भी रिमूव करना हो तो दैट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द EDTA इन द फॉर्म ऑफ द कैल्शियम डाइहाइड्रोजन सॉल्ट की फॉर्म में आप उसको यूज करेंगे और लेड पॉइजनिंग को आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये बेटा आप ध्यान रखेंगे। Next, question number 44. If the elevation in boiling point of a solution of 10 gram of the solute, molar mass 100, in 100 gram of the water is delta TB, the ebullioscopic constant for the water is। देखो ये फार्मूला बेटा आप सभी जानते हैं कि डेल्टा टीबी बेटा किसके इक्वल होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाइड बाय द मोलिलिटी, जानते ना आप ये। तो अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जब आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ बेटा शाबाश जल्दी से बताओ। वैल्यू पुट कर दे इसमें, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बड़ी आराम से आ जाएगी। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का मतलब जो केबी की वैल्यू आपको निकालना है यहाँ पे, तो वो कैसे निकलेगी, तो मोलिलिटी देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलिलिटी। मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या थी, द नंबर of moles of the solute present in 1000 gram of the solvent is called as the molality। तो पुट करें यहाँ पे सिंपल वैल्यू, बोलो कैसे पुट करेंगे। देखो वेट ऑफ सोल्यूट बेटा कितना है 10 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है बेटा 100। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ द मोल्स, क्या हो गया बेटा नंबर ऑफ द मोल्स विच आर प्रेजेंट इन, बोलो किसमें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। उसके बाद आप वैल्यू पुट करें यहाँ पे, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ दिस solute which are present in 1000 gram of the solvent, 1000 gram of the solvent, ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट हो गया, ये क्या हो गया वेट ऑफ द सॉल्वेंट, अपने 100 पुट कर दिया। देखो ये से ये कैंसिल, ये देखो सारी कैंसिल हो गया, तो डेल्टा टीबी बेटा किसके इक्वल आ गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी।
तो Kb की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, हमें Kb तो निकालना था कि द एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर इज, तो Kb किसके इक्वल आ गया, डेल्टा Tb के, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, which amine among the following will answer positively the carbyl amine test, that is the heating with the CHCl3 and KOH। आपकी जो प्राइमरी एमीन होती है सिर्फ वही आपके कार्बाइल एमीन टेस्ट को बेटा पॉजिटिवली शो करती है। तो प्राइमरी एमीन ढूंढे कौन सी है, देखो फर्स्ट ऑप्शन को देखें, दैट इज द सेकेंडरी एमीन। नेक्स्ट, दैट इज द प्राइमरी एमीन, देखो NH2 ग्रुप है। नेक्स्ट वन इज आल्सो द सेकेंडरी एमीन, देखो नाइट्रोजन है, इसके ऊपर एक EH अटैच है। लास्ट वन इज द टर्शियरी एमीन, तो वेयर इज द प्राइमरी एमीन, बी ऑप्शन। तो only the primary amine can show the carbyl amine test, so option B is correct। Next question, how many unit cell are present in 39 gram of the potassium that crystallizes in the body centered cubic structure? बताओ बेटा शिवा, जल्दी से सोचें बेटा, ध्यान से देखें। जो पोटाशियम है 39 ग्राम ही दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इसके, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास आप कह दें क्योंकि एटम है यहाँ पे। तो गिवन मास इज 39 डिवाइड बाय 39 इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल में मोलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो 1 मोल ऑफ द पोटेशियम इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर जितने मोलिक्यूल हो गए Na, एवोगैड्रोस नंबर की फॉर्म में आंसर निकालना है, जो कि किसके इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 आपके एटम्स हो जाएंगे, तो 1 मोल के अंदर। क्लियर हो गया, इतना गिवन है। उसके बाद क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो BCC कौन सी होती है यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, मतलब पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट है, द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, प्लस में कहां पे, बॉडी के सेंटर के ऊपर। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, और कॉर्नर्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा 1/8, प्लस बॉडी सेंटर कितना होता है 1, और उसका कंट्रीब्यूशन भी 1। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 2 पार्टिकल्स होते हैं बेटा इन द 1 BCC यूनिट सेल। तो 2 पार्टिकल से 1 BCC यूनिट सेल बनती है। तो जो 1 यूनिट सेल होती है BCC की, उसमें 2 पार्टिकल्स होते हैं, मींस 2 एटम्स होते हैं। और हमारे पास गिवन कितना है बेटा 39 ग्राम था, 39 का मतलब 1 मोल था। तो उसमें उससे आपने क्या सीखा कि जो Na पार्टिकल्स हैं, Na पार्टिकल्स, अभी आपने देखा ना 2 पार्टिकल्स का मतलब 1 यूनिट सेल, तो पहले इसी को लिख देते हैं। तो 2 पार्टिकल्स विल फॉर्म हाउ मेनी यूनिट सेल, अभी जो हमने निकाला 1 यूनिट सेल। 2 particles are present in 1 unit cell, या 2 particles will form 1 unit cell, या 2 particles are present in 1 unit cell। तो 1 particle will be present in 1/2 unit cell। और पार्टिकल्स हैं कितने, Na पार्टिकल्स हैं, ऊपर हमने निकाला 39 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स थे Na, तो Na पार्टिकल्स तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय Na, तो आंसर बेटा कितना आ गया, कितनी यूनिट सेल होंगी Na डिवाइडेड बाय 2। तो वेयर इज दैट, Na डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 0.5 Na। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपकी ऑप्शन बेटा कौन सी ठीक हो जाएगी, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन ऑफ द क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड द निकेल आर, ये सभी कॉन्जुगेशन दे रखे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिबिट द मिनिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, सभी के अंदर मिनिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ये बताएं सबसे कम किस में होगा, क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर। जब आप इन सभी में बेटा देखेंगे ध्यान से बताओ बेटा सबसे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, सबसे कम बताओ, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही देखने हैं सबसे कम, तो आपकी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। अब ध्यान से देखना, अगर आप निकिल में देखेंगे तो आपके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा सिर्फ 2 होंगे, क्योंकि कॉन्जुगेशन देखें इसकी क्या होगी, देखो 3d8 और 4s2 था ना, +2 आ गया तो 3d0। मैग्नीज की देखो 3d5 4s0, क्रोमियम की देखे 3d5 4s1 था ना, तो 3d4 4s0, आयरन का देखिए 3d6 4s0। तो अब आप देखें ये 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे होंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी देखो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो पहले केस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन में भी बेटा कितने हो गए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 4 हो गए बेटा इसमें।
एट इलेक्ट्रॉन्स को देखो जब डी में आप भरते हैं, ध्यान से देखो, इसलिए ऐसे हम बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो बी ऑप्शन बेटा कितने हो गए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। 5 है तो इसमें कितने हो गए बेटा, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। कोई आपसे पूछता सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर किसका, तो डी आंसर होता आपका। अब बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें सबसे कम 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर मिनिमम पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 48, which A give red color in the given reaction। ध्यान से देखिए बेटा और ये बताएं रेड कलर किसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से बताओ बेटा। आपने पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था विक्टरमियर मेथड, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल्स पहले किस में कन्वर्ट होते थे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी किसके अंदर, बताओ शाबाश, नाइट्रो कंपाउंड के अंदर। तो अब ये बताओ वो कौन सा नाइट्रो कंपाउंड था जो HNO2 के साथ रिएक्ट कर जाता और उसके बाद रिएक्ट करने के बाद ब्लू लिटमस टन्स रेड हो जाता, बताओ वो कौन सा था। दैट इज द प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड। तो प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड को ढूंढे यहाँ पे, विच वन इज द प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड। अब ध्यान से देखें, ये कार्बन पहले वाली ऑप्शन में वो कार्बन जो NO2 से अटैच है, ये आपके देखो एक ही अटैच है यहाँ पे, दैट इज अ प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड। नेक्स्ट को देखें, दैट इज अ सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड। ये तो नाइट्रोबेंजीन ही हो गया, देखो ये कार्बन आपके दो कार्बन से, ये भी सेकेंडरी हो गया। और ये कार्बन जो NO2 ये आपका टर्शरी नाइट्रो हो गया। तो सिर्फ प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड ऐसा होता है जो HNO2 के साथ रिएक्ट करता है। देखो इस टाइप से कोई भी ले ले, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया CH3CH2 और देखो ये NO2, इसके आपने पढ़ा था जब हम रिएक्शन करते थे इसकी, देखो HNO2 के साथ N, ये डबल बॉन्ड O और ये देखो H, तो क्या लॉस होता था बेटा यहाँ से, सबसे पहले वाटर लॉस, देखो इस टाइप से। तो CH3 और क्या बन जाता था C, ये NO2 तो है ही यहाँ पे, उसके बाद डबल बॉन्ड N और देखो ये OH, देखो इस टाइप से। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हम क्या डालते थे बेटा इसके अंदर, आप इसमें डालते थे NH। क्लियर हो गया। तो NH जब डाले, देखो ये H है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से हम कहते थे याद रखने के तरीके से ब्लू लिटमस टन्स रेड, तो यहाँ पे हमें रेड कलरेशन मिलती थी, रेड कलरेशन। तो वो कौन, नाइट्रो कंपाउंड, वो भी कौन सा, प्राइमरी नाइट्रो। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द बेरियम आयन एंड द क्लोराइड आयन आर दिस मच। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द बेरियम क्लोराइड एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो वो हमें बताना है बेटा। शाबाश जल्दी से बताओ, कैलकुलेट करें। देखो आप ध्यान से देखो, ये बेरियम जो क्लोराइड है बेटा, इसकी अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी हो एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखो इस टाइप से, तो आप कैसे निकालेंगे। देखो एक तो बेरियम आयन होगा बेटा, देखो ऐसे बेरियम आयन प्लस, और बताओ किसकी लिखेंगे आप, एक क्लोराइड आयन है बेटा, लेकिन ये 2 है, 2 क्लोराइड आयन हो गए बेटा आपके, 2 हो गए ना बेटा ये यहाँ पे। अब जल्दी से आंसर निकाल के बताएं, निकालो बेटा चाबा जल्दी से, जो करेक्शन करनी है कर लें। तो देखिए बेटा वैल्यू पुट करें, तो बेरियम आयन की वैल्यू कितनी गिवन है, 127, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 76, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 279। लेकिन ये टोटल मोल्स आ गए आपके, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकलेगी, ये आपकी मोलर कंडक्टेंस आई बेटा यहाँ पे, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस। नाउ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, that will be the molar conductance divided by the charge on it, total charge beta kitna tha 2, that is the 279 divided by 2, now the answer will be the 139.5, so A option will be the correct option. Next question, the quartz is an example of, quartz beta किसका example है, that is the framework silicate। ये आपके टाइप्स के अंदर आप इन डिटेल बेटा पढ़ लेते हैं। तो क्वार्ट्ज इज ए कोवेलेंट क्रिस्टल, ये कोवेलेंट क्रिस्टल होता है हैविंग ए फ्रेमवर्क ऑफ द सिलिकेट SiO4 4 नेगेटिव आयन की जो यूनिट होती है, ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क व्हेन ऑल द 4 ऑक्सीजन एटम ऑफ ईच ऑफ द SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रन आर शेयर्ड, दैट इज द 3D सिलिकेट्स भी आप इसे कह देते हैं। तो ये फ्रेमवर्क सिलिकेट इज द आंसर, क्वार्ट्ज इसका एग्जांपल है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा आपसे वैसे पूछ रहे हैं, फिजिकल केमिकल एडजोशन है, स्पेसिफिसिटी बताएं किसकी कितनी होती है, फिजिकल और केमिकल की स्पेसिफिसिटी के बारे में बताएं बेटा, जल्दी सोचो।
फिजिकल एडजोशन स्पेसिफिक नहीं होती, अनस्पेसिफिक होती है, और केमिकल एडजोशन बेटा कैसी होती है, दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर। अब नंबर ऑफ एडजोर्ब्ड लेयर बताएं कितनी होती है, मल्टीमोलिकुलर लेयर कहाँ पे बनती है, एक से ज्यादा कहाँ पे बनती है, केमिकल या फिजिकल, फिजिकल में ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा मल्टी लेयर बनती है, दैट इज अ ग्रेटर देन 1, और केमिकल एडजोशन की सिर्फ एक लेयर बनती है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड वाली सिर्फ एक लेयर होती है। अब एडजोशन की वैल्यू अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह मिलती है, जैसे हमने यहाँ पे बता दी, लो वैल्यू ऑफ हीट ऑफ एडजोशन होती है फिजिकल एडजोशन, मान लीजिए कई जगह 0 to 10 लिख देते हैं, 10 to 50 भी लिख देते हैं, 5 to 50 भी लिख देते हैं, लेकिन अगर ऐसे वैल्यू गिवन मिले तो ब्रॉड रेंज से पता चल जाता है, जिसकी कम वैल्यू है जैसे तो फिजिकल एडजोशन होगी, जिसमें ज्यादा हीट रिलीज होगी दैट इज अ केमिकल एडजोशन। रेट ऑफ एडजोशन के बारे में बताएं, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, देखो रेट ऑफ फिजिकल एडजोशन क्या होगी, स्टार्टिंग में ज्यादा होती है, और केमिकल एडजोशन क्या होती है, कम होती है, बिकॉज द केमिकल एडजोशन रिक्वायर द एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड द एडजॉर्बेंट। डिजॉर्प्शन कब ज्यादा होगी, फिजिकल एडजोशन है उसकी डिजॉर्प्शन करवानी कब होगी, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, और केमिकल जो एडजॉर्प्शन है बाय इंक्रीजिंग द, बोलो क्या, टेम्परेचर। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हम बातें यहाँ पे बता रहे थे कि देखो यहाँ पे हमने लिखा है इस चीज के अंदर, आप ये बताएं इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है कौन सी गलत है, जल्दी बताएं बेटा, कहीं पे आपको कोई एरर नजर आ रहा है, जल्दी बताएं सोच के, जल्दी सोचो बताओ। तो सारी ऑप्शन आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल एडजोशन जैसे आप प्रेशर कम करेंगे तो वीक वनडाल बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग, पार्टिकल दूर चले जाएंगे। केमिकल एडजोशन में भी आपको पता है कि शुरू में तो ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप कंटिन्यूटी में टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो केमिकल एडजोशन भी आपकी डिक्रीज हो जाती है, मींस डिजॉर्प्शन हो जाती है। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, थैंक यू।